इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी और आज के इस कार्यक्रम में हम आपका तो जो जानकारी लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और जानकारी है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनमें जो होने वाली मुख्य बीमारी है उनका हम घरेलू उपचार कैसे कर सकें, इस सब की जानकारी हम देंगे, लेकिन इस जानकारी के बाद। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया? बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी।
अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तोड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। और अब आपने सुना वो बातचीत जो हमने की है डॉक्टर जसवीर सिंह से, जो उपमंडल अधिकारी हैं पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग थानेसर में, कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनमें कौन कौन से मुख्य बीमारियां हैं और उन बीमारियों का हम अपना जो घरेलू उपचार है, प्राकृतिक उपचार कैसे कर सकते हैं। इस बातचीत को किया है धर्मवीर सैनी ने। पशुओं का प्राकृतिक उपचार, इस विषय पे आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जसवीर सिंह से। डॉक्टर जसवीर सिंह उपमंडल अधिकारी थानेसर के पद पे पदासीन हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धर्मीर भाई और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम आपसे जो जानकारी आज लेना चाह रहे हैं वो कि पशुओं को बहुत सारी बीमारियां लगती रहती हैं और उनका कुछ इस तरह के भी कुछ तरीके हैं कि जिनको हम घरेलू उपचार कर सकते हैं या प्राकृतिक उपचार कह सकते हैं। तो इस विषय पे आज हम आपसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि थनैला हो गया, तो हम और बहुत सारी बीमारियां हैं, किस तरीके से किसान भाई या पशुपालक भाई अपने पशुओं को प्राकृतिक उपचार के जरिए और उनको हम कम खर्चे में और स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस विषय में डॉक्टर साहब, फिर हम पहला जो रोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं थनैला रोग। धर्मीर भाई, आपने ठीक कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक उपचार या घरेलू उपचार होता क्या है। घरेलू उपचार और प्राकृतिक उपचार की जो हम परिभाषा देखते हैं, परिभाषा ये है कि जो हमारे घर में औषधीय तत्व मौजूद हैं और जो हमारे आसपास पर्यावरण के अंदर जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उनका प्रयोग करके हम हमारे पशुओं से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, इसको ही प्राकृतिक उपचार या घरेलू उपचार कहते हैं। सबसे जो अहम बात है जो प्राकृतिक उपचार और घरेलू उपचार की, घरेलू उपचार में जो भी हम मिश्रण तैयार करते हैं वो हम ताजा तैयार करते हैं। ये नहीं है कि हमने वो बना के रख लिया और उसके बाद वो काफी अरसे तक हम यूज करते रहे। हमें वो ताजा ही तैयार करना है और उसी समय हमें उसको उपयोग में लाना है। तो आपने थनैला रोग की बात की। थनैला रोग एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से पशु का जो दुग्ध उत्पादन है वो प्रभावित होता है। दूध की जो क्षमता है पशु की वो घट जाती है और इसके लिए जो मेन जो हम कहते हैं वो जीवाणु जिम्मेवार है इस थनैला रोग के लिए। और थनैला रोग से पशुओं को तो नुकसान होता ही है दूध का, और दूध कम होने से जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है जी। तो थनैला रोग के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। वैसे पशुपालक भाई कई बार देखते हैं पशु की डोटी के ऊपर सोजिश आ जाती है और कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद पशु का जो दूध है उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। दूध का रंग सफेद से कई बार पानी की तरह दूध आने लग जाता है या दूध में छेड़े आने लग जाते हैं। ये आम लक्षण है थनैला रोग के। तो अब हम बात कर लेते हैं थनैला रोग की घरेलू उपचार की विधि के बारे में।
जी तो इसमें हमें सबसे पहले लेना है ग्वार पट्टा, लगभग ग्वार पट्टा, जिसको जी। हम एलोवेरा बोलते हैं। जी जी एलोवेरा अभी तो बड़ा ही मतलब कि प्रसिद्ध हो चुका है एलोवेरा। जी तो ग्वार पट्टा हम 250 ग्राम लें। दूसरी जो सामग्री है वो रहेगी 50 ग्राम हल्दी पाउडर जी और तीसरी जो सामग्री है वो रहेगी 15 ग्राम चूना पाउडर। चूना पाउडर। हाँ, ये तीन सामग्री मैंने बताई है। 250 ग्राम ग्वार पट्टा, लगभग आप ये लगा लीजिए कि एक बड़ा ग्वार पट्टे का पत्ता पूरा बड़ा है तो वो 250 ग्राम के आसपास उसका वजन बन जाता है। और 50 ग्राम हल्दी पाउडर की बात कर रहे हैं। यदि हमें हल्दी पाउडर की बजाय यदि हल्दी की गांठें मिल जाएं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। उसमें ये रहेगा कि हम कहीं से हल्दी पाउडर ले रहे हैं, वो शुद्ध है या अशुद्ध है या उसमें इम्प्योरिटी है, वो हमें नहीं पता लगेगा। लेकिन यदि हम गांठें लेते हैं हल्दी की, वो प्योर रहेंगी। तो 50 ग्राम यदि हमें हल्दी की गांठें मिल जाती हैं वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो फिर इन तीन चीज आपने बताई कि भाई थनैला रोग में एक तो आपने ग्वार पट्टा बताया, दूसरा आपने हल्दी पाउडर बताया और तीसरा आपने बताया चूना पाउडर 15 ग्राम। 15 ग्राम। तो अब इनका क्या करें डॉक्टर साहब आगे? इनका देखो, अब ये सामग्री तो मैंने बता दी है। अब तैयार करने की विधि कि हम इन सामग्री से हमें जो मिश्रण तैयार करना है वो कैसे करें। ग्वार पट्टा हमने ले लिया, ग्वार पट्टे का जो पत्ता है वो ले लिया, उसको बिल्कुल साफ पानी से हम थोड़ा धो लें। धोने के बाद जो उसके कांटे होते हैं दोनों तरफ ग्वार पट्टे के, उसको चाकू से हम साफ कर लें। साफ करने के बाद ग्वार पट्टे के छोटे छोटे टुकड़े कर लें हम। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मिक्सी के अंदर वो टुकड़े हमने डाल दिए। ठीक है जी। उसके बाद 50 ग्राम हल्दी पाउडर वो साथ में डाल दिया और तीसरा हमने बताया था चूना पाउडर, 15 ग्राम चूना पाउडर वो भी हमने मिक्सी के अंदर डाल दिया। पेस्ट बन गया। हाँ, तीनों को हमने पीस लिया। पीसने के बाद धर्मेर भाई एक पेस्ट बन जाएगा और उस पेस्ट का रंग रहेगा लाल जी। तो लाल रंग का पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। उसमें हमें करना क्या है, जितना हमारा पेस्ट बना है उसके हमें कम से 5 हिस्से कर लेने हैं बराबर जी। और एक हिस्सा लगभग 200 से 250 ml पानी में हमें मिला लेना है। अच्छा जी। हाँ, उसमें से एक हिस्सा लिया हमने और 200 से 250 ml साफ पानी में उसको मिला लिया जी। ठीक है, वो हमारा लाल रंग का बिल्कुल पानी में मिला हुआ मिश्रण तैयार हो जाएगा जी। तो ये तो हो गया जी हमारी तैयार करने की विधि। उसके बाद हम बात करते हैं उपयोग विधि की। इसको उपयोग कैसे करेंगे। चाहे थनैला रोग में हमारा एक थन प्रभावित हो, चाहे 2 हो या चारों थन प्रभावित हो, तो हमें काम क्या करना है, चारों थनों को खाली करना है जी। खाली करने से पहले हमें काम करना है थनों को अच्छे से धोना। थनों को आप पानी से अच्छे धो लें। धोने के बाद उसके बाद थन को खाली कर लें। थन खाली हो जाने के बाद जो हमारा वो 200 से 250 ml के अंदर जो लेप तैयार हुआ है उसको हमें पूरी लोटी के ऊपर लगाना है, थनों के ऊपर भी लगाना है, लोटी के ऊपर। लोटी और थनों का कोई हिस्सा ऐसा ना छूटे जिसके ऊपर वो लेप ना लगे जी। तो ये जो लेप करना है ये दिन में हमें कम से कम 5 बार करना जी। और हर बार लेप करने से पहले थनों में दूध है उसको दूध को निकालना है, थन को बिल्कुल खाली करना है ताकि जो लेप लगाया है उसका प्रभाव लोटी पे और थनों पे ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो डॉक्टर साहब इस तरह से करने में कितने दिन का ये इलाज है, कितने दिन में पशु ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें यदि जो सोजिश है, सोजिश हम पूरे दिन में 5 बार उसको लगाएंगे। उसके बाद जो सोजिश की बात हम करते हैं, अगले दिन ही आपको सोजिश उतरती हुई वहां से दिखाई देगी और ये कम से कम 5 दिन आपको लगातार ये घरेलू उपचार है ये पशु के ऊपर करना है। हो सकता है कि दूसरे दिन तीसरे दिन आपका जो दूध है जहाँ कम है या छेलड़े हैं या पानी है दूध के अंदर, हो सकता है कि उसके अंदर रंग परिवर्तन हो जाए। दूसरे या तीसरे दिन हमारा दूध बनना स्टार्ट हो जाए, छेलड़े खत्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये जो कोर्स है वो 5 दिन का वो कंप्लीट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है पशुपालक भाई को। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब
कि 5 दिन में ये थनैला जो रोग है इसको हम प्राकृतिक रूप से इलाज करके भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ हम एक काम और कर सकते हैं धर्मवीर भाई, जी हम ये घरेलू उपचार जो लेप लगा रहे हैं, लेप लगाने के साथ साथ हम पशु को 2 नींबू सुबह और शाम भी दे सकते हैं। जी तो उससे जो थनैला रोग जो ये घरेलू उपचार है इसके अंदर एक सहायक के रूप में काम करेगा और थनैला रोग हमारा और जल्दी ठीक होगा। तो थनैला रोग का एक प्रभावी घरेलू उपचार है और इसके अच्छे परिणाम है। तो दूसरा रोग हम आपसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं कि एक दूसरा रोग जो है पशुओं में आम तौर पे जो देखा जाता है, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है कि पशु जो है वो फूल दिखाता है और ब्यात के समय या वैसे भी या ब्यात से पहले भी, तो उसका क्या इलाज कर सकते हैं डॉक्टर साहब कोई? देखो आपकी बात ठीक है, ये आज पशुओं में एक ये आम बीमारी हो गई है जो पशु ज्ञापन पशु हैं कि वो फूल दिखाते हैं, जिसको हम पिच्छा दिखाना बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। तो उसके लिए भी घरेलू उपचार है, उसकी उपचार विधि है। उसमें पशुपालक भाई बरगद की जो दाढ़ी बोलते हैं, हम बरगद की जो दाढ़ी बोलते हैं 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम बरगद की दाढ़ी को लेके उसको कूट लें। कूटने के बाद उसमें 200 ml ठंडा दूध मिला लें, नॉर्मल दूध 200 ml। तो वो दिन में एक बार इस मिश्रण को अच्छे से तैयार करके हिला के दिन में एक बार देना है। लगातार 5 से लेके कम से कम 10 दिन तक दो आप, ताकि उसमें हमें पता लगे कि उसका प्रभाव कितना हो रहा है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो पशु फूल दिखा रहा है, तो फूल जब वो दिखाता है पशु, तो उसमें हम एलोवेरा, ग्वार पट्टा की अभी बात कर रहे थे थनैला रोग में, तो इसमें भी एक प्रभावी फायदा पहुंचाता है ग्वार पट्टा। तो हम ग्वार पट्टा ले लें, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, ग्वार पट्टे का जेल निकालना है। पहले ग्वार पट्टे का पत्ता साफ करके अच्छे से उसका जेल निकाल लें और उसको साफ पानी में अच्छे से साफ कर लें, ताकि जो उसका जो चिपचिपा पदार्थ है वो बाहर निकल जाए। ये हमें लेना है लगभग 200 से 300 ग्राम हमें ग्वार पट्टे का जेल लेना है। तो ग्वार पट्टे का जेल लेने के बाद हमें लगभग 300 से 400 ml पानी ले लें हम। उसके अंदर वो ग्वार पट्टे का जो जेल है वो हमने डाल देना है और उसके बाद धीमी आंच पे उसको गर्म करना है। और जब हम गर्म करेंगे तो आपको लगभग 10 ग्राम हल्दी पाउडर उसके अंदर मिला लेना है और इसको हम तब तक उबालते रहेंगे जब तक वो मिश्रण हमारा आधा न रह जाए। मिश्रण जब हमारा आधा रह जाएगा उसको हम नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद वो ठंडा हो जाए। वो ठंडा होने के बाद सबसे पहले जो फूल पशु दिखा रहा है उसको ठंडे पानी से हम साफ कर लें। साफ करने के बाद ये लेप जो मिश्रण जो तैयार हुआ है ये फूल के ऊपर पूरी तरह से लगाना है और इसको तब तक लगाते रहें तब तक जब तक कि वो फूल का जो आकार है वो छोटा ना हो जाए और उसको आप साफ हाथ से जब पुश करोगे तो अंदर चला जाएगा। तो इसमें 2 प्रकार की विधियां होगी। एक तो पशु को हम खिलाने वाली, उसको क्या खिलाएं घरेलू उपचार में। दूसरा जो पशु फूल दिखा रहा है उसके ऊपर हम लेप क्या करें। जी तो इसमें अनिल भाई मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कई बार फूल जब पशु दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जख्म बन जाते हैं और उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। तो उस केस में छुई मुई के पत्ते वो बड़े कारगर है। यदि 2 मुट्ठी छुई मुई के पत्ते ले तो उनका पेस्ट बनाए अच्छे से। उसका पेस्ट बना के उसका मलहम बना के ये जो ग्वार पट्टे का जेल लगाने से पहले जहाँ जहाँ जख्म है वहां पर हम छुई मुई के पत्तों का जो पेस्ट बनाया है वो लगा दें। उससे जो खून आना है वो रुक जाएगा। उसके बाद हम ग्वार पट्टे का जो हमने जेल बनाया था, जो मिश्रण तैयार किया था, उसका लेप करें। बहुत ज्यादा असरदार और कारगर रहेगा।
जी डॉक्टर साहब, तो इसके बाद हम तीसरा रोग के बारे में जो बात करेंगे, एक और रोग भी डॉक्टर साहब होता है पशुओं में कि कई बार पशु के जो थनों में या लेवटी में पानी उतर जाता है डॉक्टर साहब, और पशुपालक भाई जो है वो बहुत परेशान होते हैं इस बीमारी से भी कि भी लेवटी में पानी उतर गया, तो इसका भी कोई इलाज है डॉक्टर साहब? बिल्कुल धर्मवीर भाई, ये भी क्या नाम है, एक आम सी बीमारी है। थनों में या लोटी में पानी उतर जाता है, और ये जो रोग है ये होता है जब पशु ब्याने के नजदीक होता है या ब्याने के तुरंत बाद दूध का उत्पादन जब बहुत ज्यादा होता है लोटी के अंदर, तब ये समस्या पैदा होती है। तो ब्यान से कुछ दिन पहले या ब्यान के तुरंत बाद ये समस्या आमतौर पर देखने को पशु में मिलती है। तो इसमें जो घरेलू उपचार की हम बात करते हैं, ये भी बड़ा सरल सा घरेलू उपचार है और बड़ा ही कारगर उपचार है इस रोग के अंदर। तो इसमें क्या लेना है, जो हम सामग्री की बात करते हैं, 200 ml सरसों का तेल, या तो तिल का तेल भी ले सकते हैं हम, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। जैसी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता है वैसा तिल का तेल या सरसों का तेल हम 200 मिलीलीटर ले सकते हैं। तो हम एक छोटी मुट्ठी हल्दी पाउडर, लगभग 20 से 25 ग्राम हल्दी पाउडर, और जो चीज जो इसके अंदर है, सामग्री है, वो है 2 कलियां लहसुन की 2 कली। हाँ, लहसुन की 2 कलियां जी। तो अब हम तैयार कैसे करेंगे इसको? जो 200 मिलीलीटर हमने सरसों का तेल लिया है उसको हम गर्म करेंगे जी। और जैसे ही गर्म करेंगे उस तेल के अंदर जो हल्दी पाउडर है वो उसके अंदर डाल देंगे, जो हमने 20 से 25 ग्राम हल्दी पाउडर लिया है जी। तो तीसरी जो सामग्री हमने ली थी वो थी लहसुन की 2 कलियां जी। लहसुन की जो 2 कलियां हैं उनको हमें बारीक काट के डालना है। अच्छा, ये नहीं है कि हमें वो 2 कलियां हैं वो साबुत डाल देनी है जी। साबुत नहीं डालनी है, उनको चाकू के साथ हम बारीक काट के तब तेल के अंदर डालेंगे जी। तो उस बाद हमें तेल गर्म करने के बाद एक गंध आएगी, तेल गर्म होता है, उस समय आंच से नीचे उतार लें। इसमें उबालने की जरूरत नहीं है तेल को। जैसे ही गर्म होगा तो भाप आनी स्टार्ट होगी और गंध आनी स्टार्ट होगी, उसी वक्त हम तेल को नीचे उतार लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। इसमें एक काम और कर सकते हैं, हमें चौथी सामग्री डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते। अच्छा, तुलसी के पत्ते भी उपलब्ध हैं आसपास, जो कि आमतौर पर हमारे घर के आसपास मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 धर्मवीर भाई। तो 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते और हम इसमें मिला सकते हैं जब हम उसको उबाल रहे हैं। और इस सामग्री को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब बात आती है उपयोग विधि की, कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसको लगाएंगे कैसे। जहाँ पशु के पानी उतरा हुआ है लोटी के पास, लोटी के आगे भी चला जाता है कई बार, और थनों में भी होता है, तो हमें क्या करना है, जो ये मिश्रण तैयार हुआ है इसको हाथ पे लेके जहां पर पानी उतरा हुआ है ऊपर की तरफ इसको लगाना है। लेकिन लगाने से पहले एक हमें सावधानी बरतनी है, एक ध्यान रखना है। जैसे हम लगाएंगे तो हाथ को हमें ऊपर की तरफ दबाव बना के तब उसको लेप करना है। जो लोटी में पानी उतरा हुआ है तो उसको ऊपर की तरफ, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाके तब ये लेप हमें करना है। और ये हमें दिन में 3 से 4 बार लगातार करना है जी। जो हमें ये लेप करना है वो दिन में 3 से 4 बार करना है, और लगातार ये 3 दिन तक ये उपचार विधि है, ये हमें प्रयोग में लेके आनी है। तो इससे ये जो है समस्या का निदान हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे जो पानी उतरा हुआ है, जो ये लेप हम करेंगे, ऊपर की तरफ हम हाथ का जोर रखेंगे तो उससे जो पानी है, पानी वो खत्म होता चला जाएगा। और इसमें एक चीज हम निर्देश की बात करते हैं कि ध्यान रखने योग्य क्या बात है। तो कई बार क्या है, पशुपालक भाई को ये ध्यान रखना है कि जो पानी उतरा हुआ है और थनैला रोग, उन दोनों में उसको पहचान आनी चाहिए
ये ना हो कि वो सोजिश, कई बार क्या थनों में सोजिश आ जाती है, लोटी में सोजिश आ जाती है, उसी को सोचे कि ये पानी उतरा हुआ है। हाँ, उससे वो पहचान करनी जरूरी है कि भी ये थिनैला रोग है या पानी उतरा हुआ है। जी। तो इसकी तो पहचान ये- कैसे करें डॉक्टर साहब? इसकी पहचान तो ऐसे है धर्मवीर भाई, यदि पानी उतरा हुआ होगा तो जैसे ही हम हाथ से प्रेस करेंगे, हाथ लगाएंगे उस जगह पे, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि इसके अंदर पानी है। उसकी जो उसकी जो डेंसिटी है वो अलग रहेगी, घनत्व अलग रहेगा, पर जहाँ सोजिश आती है वहां पे थोड़ा सख्तपन महसूस होगा। बहुत अच्छा। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई ये जो अपना पशुपालक भाई हैं, ये अच्छी तरीके से रोग को पहचान के और निदान फेर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। यदि थनैला रोग है तो थनैला रोग की जैसे पहले अभी बात हुई थी उपचार विधि की, तो पहले हमें थनैला रोग का उपचार करना है। सुथरा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तब भी दस्त होने की संभावना रहती है, आसान रहेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे जानकारियां दी हैं प्राकृतिक उपचार के बारे में कि किस तरीके से पशुपालक भाई अपने पशुओं को प्राकृतिक उपचार के जरिए भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस सब दी गई जानकारी से पशुपालक भाई जरूर फायदा उठाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। आपने हमारे से बातचीत की, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर भाई। तो अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर जसवीर सिंह से भेंट वार्ता कि किस तरह जो हमारे दुधारू पशु हैं उनमें होने वाली बीमारियों का हम घरेलू उपचार या प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं, ताकि महंगे जो उपचार हैं उनसे बच के घर में जो वस्तुएं हैं, घर में जड़ी बूटी हैं, उनसे भी अपने पशुओं का अच्छा बढ़िया उपचार कर सकें। और ये भी बता दें आपने कि जो कृषि सुधार अधिनियम 220 है उसका एक लाभ कि इस सुधार के अनुसार जो किसान हैं अब अपनी जो फसल है APMC मंडियों के बाहर किसी भी उसमें बेच सकते हैं, किसी राज्य में किसी मंडी में बेच सकते हैं, और जिस पर किसी भी तरह कोई शुल्क नहीं लगेगा, किस तरह कोई भी कर नहीं लगेगा। ये फ़ायदा जो है कृषि सुधार अधिनियम 220 में आपको दिया गया है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के लिए आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।